गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आर के वाई पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आर एस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के साथ पीएसआई के संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेज। दोस्तों, हमारी जो क्लासेज चल रही थी उसमें क्लासेस करती और राजस्थान पॉलिटी के साथ साथ सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर दर्शन शास्त्र भी हमने शुरू कर दिया था। दोस्तों, हमारा जो कला संस्कृति थी, जो हमारी कला संस्कृति हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने आभूषण पढ़ लिया, चित्रशैलियां पढ़ ली थी और साथ ही हमारी जो हस्तकला का टॉपिक था वो भी चल रहा था। उसमें हमने जो सोने पर की गई नक्काशी उसके बारे में पढ़ लिया था, कसीदाकारी पढ़ ली थी और कपड़े की बुनाई पढ़ ली थी। साथ ही जो चित्रांकन होते हैं, फट चित्र, कल उनके बारे में हमने जानकारी ली थी। कल उनके बारे में जो फट चित्र होता है उनके बारे में जानकारी ली थी। बाबू जी की फट पड़ी थी, रामदेव जी की फट पड़ी थी, देवनारायण जी की फट पड़ी थी और बेसासुर की फट पड़ी थी, कोरोना की फट पड़ी थी और अमिताभ बच्चन की फट पड़ी थी। हमने सबसे नई अमिताभ बच्चन की फट है, जबकि सबसे पुरानी देवनारायण जी की फट है। सबसे बड़ी सबसे बड़ी देवनारायण जी की फट है कपड़े पे और कागज के टुकड़े पर सबसे छोटी भी देवनारायण जी की फट है। 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ देवनारायण जी की फट के ऊपर। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जो फट देखी थी, जो चित्रांकन देखा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिछवाइयां। उसी हस्तकला में हम आगे बढ़ेंगे आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पिछवाइयां। पिछवाइयां क्या होती है? तो पिछवाइयां जो होती है वो होती है कृष्ण लीला। भगवान कृष्ण से संबंधित होती है पिछवाइयां। भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगा हुआ होता है उस पर की गई कृष्ण लीला का चित्रांकन क्या कहलाता है? पिछवाइया कहलाता है। तो हम पढ़ेंगे पिछवाइया। राजस्थान हस्तकला में हमारा टॉपिक होगा आज पिछवाइया। दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से पढ़ने का यही मतलब है कि जो हम बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो आप इसके साथ साथ आपके नोट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। हम हाथ से लिखवा रहे हैं इधर, आप अपने कॉपी में नोट्स साथ के साथ कंप्लीट करते जा रहे हो। तो जो भी हमारा टॉपिक है वो हमें दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा और हम उसको लिखेंगे भी सही। तो तीन और से जब तीन इंद्रियां काम करती है तो मस्तिष्क अपने आप क्या करता है? कैच करता है। इसी प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा याद हो हमें, यही कारण है कि हम बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, लेकिन पीडीएफ में केवल ओनली ऐसे पेन चलाना होगा बस, कि इसमें दे रखा है बस, और बाकी कुछ भी नहीं है उसमें पढ़ाने को। तो पीडीएफ का बहुत ही सरल होता है तरीका, लेकिन बोर्ड के माध्यम से लिखा लिखा कर पढ़ा रहे हैं तो आपका भी डाउट क्लियर होगा और साथ में आपको भी पता चलेगा कि ये कौन से पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है इसमें। तो हम जो साथ के साथ लेकर चल रहे हैं क्लासेस, उसमें हमें आपका सपोर्ट अनिवार्य है। दोस्तों, आपका सपोर्ट भी जरूरी है। आप आर के पीसीएस वाई जो क्लासेज इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो हमारे जो टॉपिक है हमारा वो है पिछवाइया। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पिछवाइया। दोस्तों, मेहनत ऐसी होती है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ऐसी कोई भी लक्ष्य नहीं है, ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि असंभव है संभव। ये असंभव होता है अगर हम मेहनत से, अपनी मेहनत से, कठिन परिश्रम से अगर हम इस ए को हटा देते हैं तो हमारा टारगेट वो क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। तो बस हमें दिन रात इतनी मेहनत करनी है कि हम कैसे भी करके बस अपना टारगेट, जो भी हमारा लक्ष्य है, हम उसे प्राप्त कर लें। किसी भी प्रकार हमें जॉब प्राप्त करनी है। हमारे माता पिता का सपना होगा, उनकी भी कुछ उम्मीदें होगी, हमारा भी कुछ फर्ज बनता होगा उनके प्रति, तो उसे हमें पूरा करना है। जी जान लगाकर मेहनत करनी है। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा पिछवाइयाँ। अब पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की। पिछवाइयाँ
कहाँ की प्रसिद्ध है ये? नाथ द्वारा राजसमंद की। पिछवाइयाँ किस प्रकार बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है और किस पर बनाई जाती है? तो इसका पिछवाइयाँ की जो कलाकारी होती है वो भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा होती है उसके पीछे जो पर्दा लगा हुआ हुआ होता है उस पे, जो पर्दा लगा हुआ होता है उस पे कृष्ण लीलाओं का चित्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? पिछवाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, प्रतिमा यानी होता है मूर्ति की पीछे लगे हुए कपड़े पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण। यानी जो भगवान की प्रतिमा होती है श्री कृष्ण की, उसके पीछे जो कपड़ा लगा हुआ होता है उस पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण क्या कहलाता है? पिछवाइयाँ कहलाता है। अब इसके प्रमुख चित्रकार कौन हुए पिछवाइयों के? प्रमुख चित्रकार कौन हुए? तो इसके प्रमुख चित्रकार है नरोत्तमल जोशी। प्रमुख चित्रकार कौन से? नरोत्तम जोशी। प्रमुख चित्रकार नरोत्तम जोशी हुए किसके? पिछवाइयों के। अब इसके बाद में देखते हैं सूक्ष्म चित्रांकन। कौन सा आएगा? सूक्ष्म चित्रांकन, जिसे बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग। सूक्ष्म चित्रांकन, तो इसमें क्या होता है? ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है? मिनिएचर पेंटिंग में क्या होता है? तो जो सूक्ष्म चित्रांकन है इसमें सूक्ष्म और बारीक छोटी वस्तुओं पर चित्र बनाए जाते हैं।
चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद में और क्या है इसमें, तो जितनी ज्यादा बारीक चीज होगी उस पर चित्र बनाए जाते हैं इसमें। जैसे चावल के दाने पर चित्र बनाए गए, हाथी दांत पर चित्र बनाए गए, और लकड़ी के टुकड़े पर भी चित्र बनाए गए। जैसे एग्जाम्पल, इन पर चित्र बनाए गए। ये है कौन सी, सूक्ष्म पेंटिंग। अब इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, मिनिएचर पेंटिंग के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, तो इकबाल सक्का। पहला कौन सा, इकबाल सक्का। पहला क्या नाम है, इकबाल सक्का, जो कि कहां से, उदयपुर से। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है किशन शर्मा। रावलागांव, बेगू, चित्तौड़गढ़। कहां से, किशन शर्मा रावलागांव, बेंगू, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। तो इसने कौन सा चित्र बनाया, किशन शर्मा ने, तो किशन शर्मा द्वारा राय के दाने पर मीरा का चित्रण किया गया। राय के दाने पर मीरा का चित्रण। राय के दाने पर मीरा का चित्रण बनाया गया। इसके बाद में, इसके बाद में तिलक गीताई। यहां लिखता हूं तीसरा, तीसरा चित्रकार तिलक गीताई। ये कहां से है, तो ये किशनगढ़ अजमेर से। किशनगढ़ अजमेर से। और इन्होंने कौन सा चित्र बनाया, तो जो चावल के दाने पर जो चित्र बनाया गया वो किनके द्वारा बनाया गया, तिलक गीताई के द्वारा बनाया गया। किसका चित्र, तो चावल के दाने पर गीता का चित्रण किया। लिख लो इसके नीचे क्या होगा। तो तिलक गीताई ने, इससे पता चल रहा है गीताई यानी चावल के दाने पर गीता का चित्रण किया।
चावल के दाने पर गीता का चित्रण किया गया। और सन 2016 को इनको पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 2016 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। 2016 पद्मश्री से सम्मानित। पद्मश्री से सम्मानित। तो ये रही हमारी जो मिनिएचर पेंटिंग थी, सूक्ष्म पेंटिंग थी। तो उसके बारे में, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है। सूक्ष्म बारीक और छोटी वस्तुओं पर इसका चित्र बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा हमने कि चावल के दाने पर गीता का चित्र हुआ, हाथी के दांत पर चित्र हुआ और लकड़ी के टुकड़े पर चित्र बनाया गया। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रमुख चित्र इकबाल सक्का, जो कहां से संबंधित है? उदयपुर से। दूसरा है किशन लाल शर्मा, ये कहां से संबंधित है? ये चित्तौड़गढ़ से है। और जो किशन शर्मा है, इसने राय के दाने पर मीरा का चित्र बनाया। इसके बाद में तिलक गीताई, जो कि किशनगढ़ अजमेर से हैं, और उन्होंने चावल के दाने पर गीता का चित्र बनाया। तो ये मिनिएचर पेंटिंग थी। अब इसके बाद में देखते हैं हम पुस्तकला। पुस्तकला आपको पता है कहाँ की प्रसिद्ध है? आप जानते हो पुस्तकला क्या होती है? पुस्तकला बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ऊंटों के ऊपर बनाई गई कलाकारी को क्या कहते हैं? पुस्तकला कहते हैं। पुस्तकला। ये कहाँ की प्रसिद्ध पुस्तकला? तो पुस्तकला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कौन सा परिवार इसके लिए जाना जाता है? तो ताक परिवार इसके लिए जाना जाता है। ताक या उस्ता परिवार इसके लिए जाना जाता है। इस कलाकारी को किसके द्वारा प्रसिद्धि दी गई? उस्ता परिवार के द्वारा। अब इसके बाद देखते हैं कि ये चित्रकारी जो उस्ता कला है, इसमें क्या होता है? तो ऊंट की खाल के ऊपर, उस्ता कला का मतलब है ऊंट की खाल के ऊपर की जाने वाली कलाकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। स्वर्णिम नक्काशी को उस्ता कला कहते हैं। इन ऊंट पर की जाने वाली स्वर्णिम नक्काशी को उस्ता कला कहते हैं। इसका आगमन कहां से हुआ? तो इसका आगमन महाराजा अनूप सिंह के काल में लाहौर से हुआ। लाहौर से हुआ। महाराजा अनूप सिंह के काल में लाहौर से हुआ। और कौन कौन से वो कलाकार थे? आगमन हुआ लाहौर से, तो कलाकार भी तो होंगे ना। कौन कौन से थे? उनका नाम था अली राजा और रुकनुद्दीन, जिनके द्वारा ये कलाकारी यहाँ लाई गई। अली राजा
अली राजा और रुकनुद्दीन, ये इसके कलाकार हुए। और क्या है इसमें, अब इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? ये कलाकार जो लाहौर से लेकर आए वो थे। अब इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हुए? उस्ता कला के प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकारों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख कलाकार, तो प्रमुख कलाकार हुए कौन कौन से हुए? तो हिसामुद्दीन उस्ता, पहला कौन सा था? हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता इसका प्रमुख कलाकार था। तो हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 1986 में इसे उस्ता कला के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्नीस सौ छियासी में पद्म पुरस्कार से सम्मानित था कौन? हिसामुद्दीन उस्ता। इसके बाद में देखते हैं और क्या है, तो ये तो इसका प्रमुख कलाकार हो गया हिसामुद्दीन उस्ता। इसके बाद में अब उस ऊंट, ये उस्ता कला में जो ऊंट पर महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया गया, महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया गया, और किसके द्वारा बनाया गया? तो वो था इलाही उस्ता। ऊंट पर महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया गंगा सिंह का चित्र? तो उसका नाम था इलाही उस्ता। किसके द्वारा? इलाही उस्ता। ये चित्र कहा था उस्ता कला का, जिसके द्वारा ऊंट पर महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया गया। अब ऊंटों का ब्यूटीशियन किसे कहते हैं? प्रसिद्ध है कौन? ऊंटों का ब्यूटीशियन। तो ऊंटों का ब्यूटीशियन अशोक ताक को कहते हैं। लिख लो इससे भी। किसे कहते हैं? अशोक ताक को। ऊंटों का ब्यूटीशियन अशोक ताक को कहते हैं। और क्या इसके बारे में? अब ऊंट प्रशिक्षण केंद्र कहां है? यानी ऊंटों को ट्रेनिंग देने वाला केंद्र कहां है? तो वो कहां है? बीकानेर में। ऊंट प्रशिक्षण केंद्र या कैमल हाइट सेंटर कहां है? बीकानेर में। यही लिख लो। बीकानेर में। कहां है? बीकानेर में। तो ये देखिए हमने उस्ता कला, क्या देखी? उस्ता कला। क्या क्या था इसमें? तो उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है इसमें? क्या प्रसिद्ध है? तो इसमें जो ऊंटों पर की जाने वाली कलाकारी है वो उस्ता कला के नाम से जानी जाती है। इस कला का आगमन कहां से हुआ? तो जो महाराजा अनूप सिंह थे बीकानेर के, उनके काल में लाहौर से इनका इस कला का आगमन हुआ। तब कौन कौन से चित्रकार हुए? जब आगमन हुआ तब कौन कौन से चित्रकार हुए?
तो तब अली राजा और रुकनुद्दीन नामक चित्रकार हुए। उसके बाद में देखा हमने कि इसके जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन कौन से, तो प्रमुख चित्रकार है हिसामुद्दीन उस्ताद, हिसामुद्दीन उस्ताद, जिसको 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हिसामुद्दीन उस्ताद को। ऊंट पर महाराजा गंगा सिंह का चित्र किसने बनाया? ऊंट पर महाराजा गंगा सिंह का चित्र किसने बनाया? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊंट पर महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाने वाले कलाकार थे, तो कौन सा कलाकार था वो? इलाही उस्ताद। क्या नाम था उसका? इलाही उस्ताद। उसके बाद में ऊंटों का ब्यूटिशियन किसे कहते हैं? तो अशोक टाक को कहते हैं। ऊंटों का ब्यूटिशियन अशोक टाक को कहते हैं। और उसके बाद में जो ऊंट प्रशिक्षण केंद्र या कैमराइड सेंटर वो कहाँ है? बीकानेर में। तो ये हमारी थी उस्ता कला। जो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो लिखा दिए, जो भी कंप्लीट थे। क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा। अब इसके बाद में देखते हैं मथेरन कला। मथेरन कला क्या होती है? मथेरन कला क्या होती है? क्या कहाँ की प्रसिद्ध मथेरन कला? मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है और क्या होती है? तो मथेरन कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बीकानेर की। ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। और कौन से परिवार के द्वारा, किस परिवार के द्वारा ये कला बनाई जाती है? तो जैन परिवार के द्वारा ये कला प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध किसके द्वारा? कौन से परिवार के द्वारा? जैन परिवार। जैन परिवार द्वारा इस कला को प्रसिद्ध किया गया। इसके बाद में देखते हैं इस कला में क्या होता है। तो जो पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं वो इसी कला में बनाए जाते हैं। इस कला में पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं इस कला में। और इस कला में क्या है? मथेरन कला में तो जो गिले क्लस्टर का प्रयोग होता है वो किसमें? गिले क्लस्टर के द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं वो भी इस कला में बनाए जाते हैं, यानी गिले क्लस्टर या गिले प्लास्टर का प्रयोग। गिले प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है किसमें? इस कला में। अब गिले प्लास्टर को और क्या क्या नाम से जानते हैं? तो इसको एक तो जो फ्रेंको बुनो पत्ती है उसके नाम से जाने जाते हैं, आला गीला पत्ती के नाम से जाना जाता है और अराय से पत्ती के नाम से जाना जाता है। ये जो गीला क्लस्टर का प्रयोग करके जो चित्र बनाए जाते हैं इसे किस किस नाम से जाने जाते हैं? एक तो फ्रेंको बुनो पत्ती के नाम से, दूसरा आला गीला पत्ती के नाम से,
अलागिला पत्ती, दूसरा आरसे पत्ती। तो ये तीन नाम से जाने जाते हैं किसी गिला प्लास्टर पे परीत को, तीन नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी चीज? एक तो फ्रेंको बुनो पत्ती, अलागिला पत्ती। पूछा गया है ये क्वेश्चन, अलागिला पत्ती किस कला से संबंधित है? तो वो किससे? मथेरन कला से संबंधित है अलागिला पत्ती। और इस पत्ते को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहते हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र में इसे पणा कहते हैं। क्या कहते हैं? पणा। इसे शेखावाटी क्षेत्र में पणा। पणा के नाम से जाना जाता है। किसे? जो अलागिला पत्ती से शेखावाटी क्षेत्र में पणा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी हुई मथुरान कला, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। परिवार कौन सा है? जैन परिवार है। और इस कला में जो पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। और इस कला में जो गिले प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? गिले प्लास्टर को फ्रेंको बुनो पत्ती कहते हैं, इसे अलागिला पत्ती कहते हैं इसे, और इसे अरासे पत्ती भी कहते हैं। जबकि शेखावाटी क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? पणा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पणा किसे कहते हैं? तो मथेरन कला में गिल प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पणा कहते हैं। इसके बाद में देखेंगे चमड़ा, चमड़ा हस्तकला, चमड़ा हस्तकला। चमड़ा हस्तकला ये कहाँ की प्रसिद्ध है? इसमें क्या होता है ये सब हम देखेंगे। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये नागरे जयपुर की। और ये नागरे मतलब इस चमड़ा कला से एक नागरे बनाए जाते हैं और एक मोजरी बनाई जाती है। मोजरी पता है ना आपको, जो पैरों में पहनी जाती है मोजरी, वो बनाई जाती है। और एक नागरे बनाए जाते हैं। तो नागरे तो कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के प्रसिद्ध है। और मोजरी जोधपुर के प्रसिद्ध है। नागरे इस कला में चमड़े के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जिसमें पहला कौन सा है? नागरे। ये कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की। और दूसरी कौन सी है? मोजड़ी। बोल देना मोजड़ी, वही मोजड़ी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। और क्या है इसमें? तो इसमें कसीदा कार्य के द्वारा जूतियां भी बनाई जाती है। चमड़े के ऊपर कसीदा कार्य की जाती है और फिर उनसे जूतियां तैयार की जाती है, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? बेन माल जालोर की। चमड़े से बनी हुई
चमड़े से बनी हुई जूतियों पर कशीदाकारी की जाती है। तो कशीदाकारी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीनमाल जालोर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। अब एक और है कि दूल्हा दुल्हन भी तो जूतियां पहनते हैं ना, उन जूतियों को क्या कहते हैं? दूल्हा दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाले जूते को क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। पूछा गया किसान ने ये, दूल्हा दुल्हन के द्वारा पहने, नोट लगाकर लिख लो। दूल्हा बिनोटा कहते हैं। दूल्हा दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली जो जूतियां होती है उसे क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। बीनमाल, बीनमाल आया तो इसके बारे में देख लेते हैं। बीनमाल से क्या क्या है? तो बीनमाल गुजर प्रतिहार वंश की राजधानी था, ये आपको पता है। आपने प्रतिहार वंश पढ़ा होगा तब बीनमाल भी पढ़ा होगा। तो बीनमाल गुजर प्रतिहार वंश की राजधानी हुआ करता था। चीनी यात्री जो हैंसांग आए, उन्होंने बीनमाल को किस नाम से पुकारा? तो पोलोमोला के नाम से पुकारा। किस नाम से? पोलोमोला के नाम से पुकारा। और जो हैंसांग आते थे उसकी पुस्तक थी, उसमें बीनमाल, पुस्तक का क्या नाम था? सीयू की। उसमें बीनमाल का भी वर्णन दे रखा है। तो ये बीनमाल की कुछ बातें थी जो हमने देखी। कशीदाकारी जूते यहाँ की प्रसिद्ध है। बीनमाल में रोपवे भी है। तो ये जो कुछ बातें हैं ये बीनमाल से संबंधित है। बीनमाल को पढ़ेंगे जब प्रतिहार राजवंश में पढ़ेंगे, जब कंप्लीट उसको डिटेल से पढ़ेंगे बीनमाल को, क्या क्या प्रसिद्ध है क्या क्या प्रसिद्ध नहीं है उसके बारे में। बीनमाल से जो ब्रह्मगुप्त उनका भी संबंध किससे? बीनमाल से बताया गया है। जिसे क्या कहते हैं? ब्रह्मगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का न्यूटन, जो जिसका संबंध किससे था? बीनमाल से था। तो ये थी बीनमाल की कुछ बातें। अब देखते हैं हम कागज की हस्तकला। तो ये हमने देखी चमड़ा हस्तकला। इसमें हमने देखा कि जो चमड़े के द्वारा वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे नागरे जयपुर की प्रसिद्ध है, मोरनी जोधपुर की प्रसिद्ध है। चमड़े से बनी हुई जूतियों पर कशीदाकारी की जाती है, जो कशीदाकारी जूतियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो बीनमाल की प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखा कि दूल्हा दुल्हन जूतियां पहनते हैं, उनको क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। ये थी चमड़ा हस्तकला के बारे में। अब पढ़ते हैं कागज की हस्तकला। कागज की हस्तकला। या फिर बीनमाल के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। बीनमाल लिखो पहले, बीनमाल। बीनमाल ये कहाँ का, कहाँ स्थित है? ये है बीनमाल। बीनमाल, अरे अभी बताया नहीं यार, भूल ही गया मैं तो बीनमाल को। अभी बताया तो तभी। बीनमाल कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर में है यार, निकल गया दिमाग। बीनमाल कहाँ है? जालोर में। ये पटिया राजवंश की राजधानी रही। बीनमाल कहाँ की राजधानी? पटिया राजवंश की। गुजर प्रतिहार लिखो।
राजवंश की राजधानी रही। राजधानी रही। सर्वप्रथम जो चीनी यात्री था फेनसांग, वो कहाँ आया? बीनमाल। चीनी यात्री फेनसांग सर्वप्रथम बीनमाल आया। हेंगसांग जो आया, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? सीयूकी। सीयूकी। इस पुस्तक में भीनमाल को किस नाम से बताया गया है? तो पिलोमोला। पिलो पिलोमोला के नाम से पिलोमोला के नाम से बताया गया, किसे? भीनमाल को बताया गया। जो हेंगसांग था, इसने भीनमाल को पिलोमोला के नाम से बताया। लेकिन जो भीनमाल ने एक जगह और बताई, कौन सा? जो बैराट जयपुर में स्थित है, बैराट, उसे किस नाम से बताया? परियात्रा के नाम से। परियात्रा के नाम से बैराट को बताया गया है। उसके बाद में और क्या है इसमें? तो भीनमाल में सुंदा माता का मंदिर भी स्थित है। सुंदा माता का मंदिर स्थित है कहाँ? भीनमाल में। और इसी सुंदा माता के मंदिर पर एक रोपवे बनाया गया, जिसे कहते हैं सुंदा माता रोपवे। जो कब बनाया गया? तो 2006 में बनाया गया सुंदा माता रोपवे, जो सबसे बड़ा रोपवे, 800 मीटर। कितना? 800 मीटर। 2006 में बनाया गया सुंदा माता रोपवे। कितनी लंबाई है इसकी? 800 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक। और क्या है भीनमाल से संबंधित? तो भीनमाल में सुंदा माता भालू अभ्यारण्य भी स्थित है। भीनमाल में सुंदा माता भालू अभ्यारण्य भी स्थित है। सुंदा माता अभ्यारण्य भी स्थित है कहाँ? भीनमाल में। और भीनमाल में कभी माघ की जन्मस्थली भी कहा जाता है। भीनमाल को क्या कहा जाता है? भीनमाल को कभी माँ की जन्मस्थली भी कहा जाता है। ये भी लिखो, भीनमाल को
कभी माँ की जन्मस्थली भी कहा जाता है किसे, बेनमाल को। जो कि किसमें उल्लेख है, ये किसमें बताया गया है, तो जो शिशुपाल वध नामक पुस्तक है उसमें इसका वर्णन है। पुस्तक किसमें बताया इस बारे में, तो पुस्तक थी वध में, इसके बारे में बताया गया। किसके बारे में, कि कवि माँ की जन्मस्थली थी, इसके बारे में शिशुपाल वध में जो पुस्तक थी उसमें बताया गया। और क्या है भीनमाल से संबंधित, तो भीनमाल से संबंधित था ब्रह्मगुप्त, जिसे क्या कहते हैं, जिसे भारत का न्यूटन कहते हैं, जिसे भारत का न्यूटन कहते हैं। यहां लिखता हूं मैं, से संबंधित था कौन सा, ब्रह्मगुप्त। संबंधित था, जिसे क्या कहते हैं, भारत का न्यूटन, भारत का न्यूटन। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें भीनमाल से संबंधित जो मैंने बता दी आपको। भीनमाल सबसे पहले गुजर प्रतिहार की राजधानी हुआ करता था। उसके बाद में देखा हमने जो तीन यात्री आया वो सर्वप्रथम कहां से आया, भीनमाल पे आया। और जो उनकी पुस्तक सी की उसमें भीनमाल को क्या बताया गया, पेलोमोला नाम दिया गया भीनमाल को। और साथ ही बेराट नाम भी दिया गया। बेराट जो जयपुर में स्थित है बेराट, उसको क्या नाम दिया, पर्याप्त नाम दिया गया। लेकिन भीनमाल को क्या दिया, पोलोमोला नाम से बताया गया है। सुंदा माता का मंदिर भी यही स्थित है। सुंदा माता बालू अभ्यारण्य भी यही स्थित है। और सुंदा माता जो मंदिर है वहां एक रोपवे बना हुआ है, 2006 में बनाया गया था सुंदा माता रोपवे, जो कि 800 मीटर लंबा है। उसके बाद में देखा हमने कि भीनमाल को कवि माँ की जन्मस्थली भी कहते हैं, जो कि किससे पता चलता है, तो पुस्तक है शिशुपाल वध, उससे पता चलता है। उसके बाद ब्रह्मगुप्त भी भीनमाल से संबंधित था, जिसे क्या कहते हैं, भारत का न्यूटन कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कागज हस्तकला। ये मैंने लिखा दी कुछ बात भीनमाल की जो भी इंपॉर्टेंट थी वो। उसके बाद देखते हैं कागज हस्तकला। कागज हस्तकला, कागज हस्तकला इसमें क्या है, तो कागज हस्तकला में कागज बनाए जाते हैं, जो कि कहाँ के प्रसिद्ध है, एक तो सांगानेर जयपुर के प्रसिद्ध है और एक सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। कागज का निर्माण किया जाता है इसमें। कागज बनाए जाते हैं जो कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर और सवाई माधोपुर। जयपुर और सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध कागज बनाना। उसके बाद देखते हैं पेपर मेसी, जो भी कागज हस्तकला से संबंधित है वो हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में कागज बनाना जयपुर और सवाई माधोपुर से। अब पेपर मेसी क्या होती है, तो पेपर मेसी, मेसी होती है जो कुट्टी होती है कागज की, बिल्कुल कागज की कुट्टी जो होती है उसको मिट्टी में मिलाया जाता है, उसे कहते हैं कुट्टी मिट्टी। तो उससे बनाई गई वस्तु क्या कहलाती है, पेपर मेसी कहलाती है। कुट्टी मिट्टी से बनाई गई वस्तु क्या कहलाती है, पेपर मेसी। पेपर मेसी, पेपर पेपर मोसी नहीं होती है, आप पेपर मोसी लिख लो, पेपर मोसी नहीं होती है, पेपर मेसी होती है, जो मैंने लिखी है पेपर मेसी।
ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ में होता है इसका? सांगानेर जयपुर। क्या होता है इसमें? तो कुट्टी मिट्टी से तैयार की गई वस्तुएं। कुट्टी मिट्टी से तैयार की गई वस्तुएं ये किसमें आती है? पेपर मेसी में आती है। अब देखते हैं कि कागज के शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो वो सांगानेर में स्थित है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वाधिक कलात्मक पाना जो कागज का ही बनाया जाता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो राजसमंद श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध है। सबसे पहले देखते हैं, नोट लगा कर लिखो। नोट शोध संस्थान कुमार कागज शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सांगानेर में। सबसे कलात्मक पाना, पाना बोलते हो ना, पाना वही होता है जैसे जो लक्ष्मी पूजन करते हैं हम, तब श्री लक्ष्मी जी का पाना लेके आते हैं ना हम, लक्ष्मी माता का पाना लेके, वैसा ही पाना होता है। तो सबसे कलात्मक पाना किसका प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी का। सबसे कलात्मक पाना श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का सबसे कलात्मक पाना होता है। उसके बाद में पाना, पाना पाना के नीचे लिख लो। पाना का मतलब कई बार कोई समझेगा नहीं, तो पाना का मतलब होता है देवी देवताओं के चित्र का अंकन कागज पर कला के माध्यम से देवी देवताओं के चित्र का अंकन, देवी देवताओं के चित्र का अंकन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाना। उसे क्या कहते हैं? पाना। ये जो पाना होता है, ये जो पाना होता है, तो और गहराई से जाएं हम तो सबसे ज्यादा ये पूछ सकता है कि पानी में कितने प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं? कितने प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं? तो इसमें 24 प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं। जितना हो सके उतना कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी जो आरकेवाई पीसीएस क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फायदा मिले और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। तो सबसे ज्यादा जो पाना प्रसिद्ध वो कहाँ का है? श्रीनाथ जी का। और कितने प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं? 24 प्रकार के। इसके बाद में देखते हैं ये कला हुई हमारी कागज हस्तकला, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध कागज हस्तकला। पेपर मेसी, पेपर मेसी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या होता है इसमें? तो जो कागज होते हैं उनको गलाया जाता है, उनके अंदर कागज और मिट्टी की मिक्स में करके उनकी कुट्टी तैयार, कुट्टी यानी जैसे ज्वार की होती है, जो ज्वार की फसल होती है उसको बारीक बारीक हिस्से में कर देते हैं, मशीन के द्वारा कुट्टी करते हैं ना, इसी प्रकार से बारीक बारीक हिस्से में से जो कुट्टी बनाई जाती है, फिर उससे वस्तुएं बनाई जाती है, उससे क्या कहते हैं? पेपर मेसी कहते हैं।
पेपर में से कहाँ की प्रसिद्ध, सांगानेर जयपुर की। और जो शोध संस्थान है कुमार, जो कागज शोध संस्थान है वो कहाँ है, वो सांगानेर जयपुर में। सबसे कलात्मक पाना श्रीनाथ जी का बनाया गया है, मतलब प्रसिद्ध है। सबसे कलात्मक पाना श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, शायद पूछा भी गया एक दो बार कि कलात्मक पाना प्रसिद्ध है, तो श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध है। पाना क्या होता है, बहुत से ऐसे भी हैं पाना का नहीं पता। पाना क्या होता है, तो पाना होता है कागज की, जो कागज के ऊपर जो कलाकारी के माध्यम से देवी देवताओं के चित्रण का अंकन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पाना कहते हैं। कितने प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं इसमें, 24 प्रकार के। तो ये थी हमारी कागज कला। इसके बाद में देखते हैं काष्ठ कला। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी की कला, काष्ठ कला। दोस्तों आज जो टॉपिक है काष्ठ कला का, इसको कंप्लीट करेंगे हम, और फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काष्ठ कला, काष्ठ कला। काष्ठ कला में क्या है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ की प्रसिद्ध है। ये बस्सी चित्तौड़गढ़ और जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ और जेठाना डूंगरपुर। जेठाना डूंगरपुर की ये प्रसिद्ध है, कौन सी, काष्ठ कला। उसके बाद में क्या है, इसके जन्मदाता कौन है, तो प्रभाजी सुतार इसके जन्मदाता है, जो कहां से संबंधित है, टोंक से संबंधित है। प्रभात जी सुतार कहां से संबंधित है, टोंक से। अब इनके बारे में देख लेते हैं कुछ, जो प्रभात जी सुतार है इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इन्होंने ये कला कहां से लाई, तो 1962 में बस्सी से, 1962 में बस्सी के रावत गोविंद सिंह टोंक से बस्सी लाए। मतलब ये जो बस्सी की प्रसिद्ध है ये कला बस्सी की, तो जो बस्सी में क्यों प्रसिद्ध हुई, कहां से इसका आगमन हुआ, तो टोंक से ये कलाकारी गोविंद सिंह जी के द्वारा बस्सी लाई गई। गोविंद सिंह जी के द्वारा बस्सी लाई गई। और क्या था उसके बारे में, गोविंद सिंह जी, और कब, 1652 में, 1952 में नहीं सर, 1652 में, सॉरी, नोट लगा के लिखो। 1652 में इस कला को गोविंद सिंह टोंक से बस्सी लाए, टोंक से बस्सी चित्तौड़गढ़ लाए। और तब से ये कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध हुई। तो ये था काष्ठ कला के रूप में। अब कौन कौन से काष्ठ कला के अंतर्गत जो कलाकारी की गई है उससे क्या कहते हैं, काष्ठ कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाकारी है उसके बारे में देखते हैं। तो है कठपुतली बनाना, सबसे पहला कौन सा है, कठपुतली बनाना। इसके अंतर्गत ये काष्ठ कला में कठपुतली बनाना पहली कौन सी है, कठपुतली
बनाना। कठपुतली बनाना। अब कैसे बनाई जाती है ये, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है और बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। उदयपुर, जयपुर और बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अब कठपुतली कला में क्या होता है? कठपुतली कला में, एक मिनट रुको। कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर और बस्सी चित्तौड़गढ़ की। अब कठपुतली में जो लकड़ी की पुतली बनाई जाती है वो किस वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है अरडू या अल्डू वृक्ष की लकड़ी से। अरडू बोलते हैं ना, अरडू, अरडू जानते हो ना आप सब, उसकी लकड़ी से बनाई जाती है। तो इसमें लिख लो लकड़ी की किस वृक्ष से? अरडू वृक्ष से। अरडू या अरडू। लकड़ी से, अरडू या अल्डू वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। अब कठपुतली नृत्य भी प्रसिद्ध है, वो किस जनजाति का प्रसिद्ध है? तो कठपुतली नृत्य प्रसिद्ध है नर जनजाति का। लिखो इसके आगे कठपुतली नृत्य। नट जनजाति का प्रसिद्ध है। नट जाति द्वारा किया जाता है। नट जाति द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? कठपुतली नृत्य। और क्या है इसके बारे में? तो कठपुतलियों को, आपको पता है कठपुतलियों को धागे के माध्यम से नचाना, धागे के माध्यम से करवट दिखाना होता है ना, ऐसे करते हैं उसे कठपुतलियां। ये तो होती है लकड़ी की, कठपुतली नृत्य बोलते हैं जिसे। तो उसे नृत्य कराने वाले को क्या कहते हैं? स्थापक। क्या कहते हैं उसे? जो नृत्य कराने वाला सूत्रधार होता है वो हिलाता है ऊपर से। और पहले होती थी ना, पहले एक पर्दे के पर्दा होता था, उस पर वो चलती थी लकड़ियां, वो घोड़े पर बैठा रहता था, उसकी पत्नी आगे आगे चलती थी, ऐसे चित्रांकन करते थे ना, चित्र दिखाते थे कठपुतली के माध्यम से, जीवनी का चित्रण करते थे। तो वो जो चित्रकार वो ऐसा कार्य करता था, वो सूत्रधार होता था, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे स्थापक। क्या कहते थे? स्थापक। कठपुतली नृत्य करवाने वाले को कठपुतली सूत्रधार को क्या कहते थे? स्थापक। स्थापक कहा जाता था किसे? उस सूत्रधार को स्थापक कहा जाता था। अब देखते हैं कि जो कठपुतलिया का जादूगर है उसे क्या कहते, उसका क्या नाम है? कठपुतलियों के जादूगर किसे कहते हैं? तो दादा पदम जी को कठपुतलियों का जादूगर कहा जाता है। दादा पदम जी को कठपुतलियों का जादूगर कहा जाता है। लिखो दादा, या फिर लिख लो कठपुतलियों का जादूगर। क्या नाम है? दादा पदम जी। क्या नाम है?
दादा पदम जी। और क्या है इससे संबंधित, कठपुतली से संबंधित और क्या पॉइंट है? तो कठपुतली से संबंधित ये पॉइंट है कि 1952 में देवीलाल सामर ने उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई। अब भारतीय लोक कला मंडल है उसके द्वारा, जो भारतीय लोक कला मंडल है उसके द्वारा कठपुतली नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया। यानी 1952 में देवीलाल सामर के द्वारा, लिखो 1952 में, यह लिखता हूं, नीचे लिखता हूं हाथ नई जगह, यहां लिख देता हूं, यहां से 1952 में देवीलाल सामर के द्वारा लोक कला मंडल की गई, स्थापना की गई। देवीलाल सामर द्वारा 1952 में लोक कला मंडल की स्थापना की गई। अब इस लोक कला मंडल के द्वारा जो कठपुतली नृत्य है इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया। कठपुतली नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा कठपुतली नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया? तो देवीलाल द्वारा सांबर द्वारा 1952 में स्थापित लोक कला मंडल के द्वारा इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया। कठपुतली के जादूगर किसे कहते हैं? तो कठपुतली के जादूगर दादा पदम जी को कहा जाता है। तो ये रहा, जो भी कठपुतली से संबंधित जो पॉइंट थे वो मैंने आपको लिखा दिए, इनसे क्वेश्चन आएंगे और इनसे क्वेश्चन आए थे और बनने की संभावना भी इन्हें इन पॉइंट में से क्वेश्चन किया। तो मैंने देखा, आपको बताया काष्ठ कला, काष्ठ कला में जो प्रसिद्ध कहा है कि ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध और जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। इसके जन्मदाता कौन है काष्ठ कला के? तो प्रभात जी सुतार, जो टोंक से निवासी थे, वो इसके जन्मदाता थे। लेकिन बस्सी चित्तौड़गढ़ में कैसे इसका शुरुआत हुई? काष्ठ कला की बस्सी चित्तौड़गढ़ में कैसे शुरुआत हुई? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में 1652 नहीं है 52, 1652 1652 में गोविंद सिंह के द्वारा ये काष्ठ कला टोंक से बस्ती लाई गई, टोंक से बस्ती चित्तौड़गढ़ लाई गई, तब से वहां की ये कला प्रसिद्ध हुई। उसके बाद में देखा हमने कि इसमें कौन सी कला आती है, कठपुतली बनाना, इसमें जो कला आती है वो, उसमें देखा कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की, जयपुर की और बस्ती चित्तौड़गढ़ की। कठपुतली किसकी लकड़ी से बनाई, कौन से पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है? तो अरडू बोलते हैं ना उस पेड़ की लकड़ी से ये कठपुतली बनाई जाती है। कठपुतली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो नट जाति के द्वारा कठपुतली नृत्य किया जाता है। कठपुतली कलाकारी दिखाने वाले सूत्रधार को क्या कहते हैं? तो उसको स्थापक कहा जाता है। कठपुतली का जादूगर मैंने बता दिया दादा पदम जी है, और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाले देवीलाल जी सामर है, जो 1952 में लोक कला मंडल की स्थापना की उन्होंने, और इसी लोक कला मंडल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया गया। अब देखते हैं कावड़ बनाना, वो भी लकड़ी सी हस्तकला है। कठपुतली बनाना देख लिया, अब कावड़ होती है ना, कावड़, वो देखते हैं कावड़ बनाना। कावड़ बनाना,
कावड़ बनाना। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भी बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसमें क्या है? कौन सी जाति के द्वारा इसका चित्रण किया जाता है, यानी इसका नक्शा तैयार किया जाता है, इसका कावड़ का? तो खेरादी, जो खेराड़ी जाति होती है ना, खेरादी जाति के द्वारा इसका चित्र बनाया बनाया जाता है, कावड़ बनाना। खेरादी जाति के द्वारा चित्रण। यानी कावड़ पर जो चित्र बनाए जाते हैं कौन जाति के द्वारा? खेरादी जाति के द्वारा इसका चित्रण किया जाता है खेरादी जाति के द्वारा। अब प्रमुख कलाकार कौन है इसके? तो जो कावड़ के प्रमुख कलाकार हैं वो है मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री। प्रमुख कलाकार कौन है कावड़ के? मांगीलाल मिस्त्री। इस कावड़ को और क्या नाम से जाना जाता है? तो ये कावड़ को चलता फिरता देवघर भी कहते हैं। चलता फिरता देवघर, यानी चलता फिरता देवताओं का घर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चलता फिरता देवघर। चलता फिरता देवघर कहते हैं किसे? कावड़ को। यानी चलता फिरता देवताओं का अगर कहते हैं, इसमें देवताओं का निवास होता है, देवताओं की पूजा इसी में होती है, देवताओं की आराधना भी इसी में होती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? चलता फिरता देवघर। कावड़ ये एक लकड़ी से निर्मित ऐसी आकृति होती है जिसमें मंदिर की आकृति दी जाती है, जिसमें कई कपाट होते हैं, मतलब कई खिड़कियां होती है। ये भी लिख लो, इसकी आकृति कैसी होती है? लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति। लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति जिसमें कई कपाट होते हैं। यानी जिसमें कई खिड़कियां होती है। मंदिर, इसका आकार कैसा होता है? मंदिर नुमा होता है। और इसमें अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वचन किया जाता है। यानी कैसी प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हमारी मनोकामनाएं पूर्ण, मनोकामना नहीं, मनोकामना पूर्ण करना। एक तो होता है मनोकामना, वो कैसा होता है? अशुद्ध रूप होता है मनोकामना। मनोकामना ये क्या है? ये गलत है, ऐसा नहीं लिखता, नहीं ऐसा बोला जाता है, मन कामना लिखा जाता है। मन कामना। अब जब बोलेंगे ही गलत है कामना, जब बोलेंगे ही गलत है तो भगवान मन इच्छा भी कैसे पूरी करेगा? बोल रहे मनोकामना, वैसे ही अशुद्ध है, मन कामना बोला जाता है उसे। तो इसमें भगवान से अपनी मनोति पूर्ण, यानी जो मन कामना पूर्ण करने का वचन किया जाता है।
भगवान से मनोती, पनौती नहीं, मनोकामना, मनोती का मतलब होता है मनोकामना। वाचन किया जाता है। मनोकामना पूर्ण होने का वाचन किया जाता है किसमें? कावड़ में, कावड़ में। अब सर्वाधिक वाचन करने वाला कौन है? सर्वाधिक वाचन करने वाला कौन है? तो वो कौन है? कामड़िया भाट। सर्वाधिक वाचन किसके द्वारा किया गया? किनके द्वारा किया गया? कामड़िया भाट के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कामड़िया भाट के द्वारा किया गया। अब जो कावड़ बनाई जाती है इसमें कौन सा रंग सर्वाधिक रूप से काम में लिया जाता है? तो लाल रंग होता है वो इसका, इसमें सर्वाधिक रूप से काम में लिया जाता है। कावड़ का निर्माण करने में या कावड़ को बनाने में कावड़ बनाने में जो सर्वाधिक रूप से कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। कावड़ को बनाने में सर्वाधिक रूप से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, यानी कावड़ बनाने में सर्वाधिक रूप से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं बेबाण। बेबाण और एक बाजोट। तो कावड़ बनाना बस्ती चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध खेरारी जाति द्वारा चित्रण किया जाता है। प्रमुख कलाकार है मांगीलाल मिस्त्री। ये किसमें बन सकता है? प्रमुख कलाकार मांगीलाल मिस्त्री। चलता फिरता देवघर कैसे कहते हैं? लकड़ी की मस्जिद, लकड़ी को जो मंदिरनुमा आकृति होती है जिसमें कई कपाट होते हैं उसे कावड़ कहते हैं। और इसमें भगवान की मनोती, मतलब भगवान से अपनी मनोकामना, मनोती नहीं मनोकामना लिख लो आप, भगवान से मनोकामना पूर्ण होने का वाचन किया जाता है, वाचन किया जाता है। सर्वाधिक वाचन कामड़िया भाट के द्वारा किया गया। और कावड़ बनाने में सर्वाधिक रूप से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं बेबाण और बाजोट। बेबाण और बाजोट। बेबाण और बाजोट। बाजोट, बाजोट तो पता है ना आपको? शादी में काम ले जाती है ना वो, पाटा बोलते हैं जैसे पाटा, वही कहलाती है बाजोट। वही क्या कहते हैं? बाजोट। यानी जो लकड़ी की चौकी होती है उसे क्या कहते हैं? बाजोट। लकड़ी की चौकी, लकड़ी की चौकी, इसे कहते हैं बाजोट। यानी पाटा जिसके चार पाए होते हैं छोटे छोटे और जिसकी आकृति छोटी होती है, चौकोर होता है, उसे क्या कहते हैं? बाजोट कहते हैं। अब बेबाण किसे कहते हैं? बेबाण तो ये लकड़ी से छोटी बनी हुई एक छोटी वस्तु होती है जिसे क्या होते हैं? मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर
वुडन टेम्पल, मतलब लकड़ी का एक छोटा मंदिर। ये क्या होता है? लकड़ी के से बना हुआ छोटा मंदिर, लकड़ी से बना छोटा मंदिर। यानी वुडन टेम्पल, मिनिएचर वुडन टेम्पल कहते हैं इसे, मिनिएचर वुडन टेम्पल कहते हैं। मिनिएचर वुडन टेम्पल कहते हैं किसे? बेबाण को। इसके अब जो इस मंदिर में आपको पता है, मंदिर होगा तो उसमें देवता की पूजा की जाती है, ये भी पता है आपको। तो बेबाण एक मंदिर होता है, इसमें देवता की स्तुति की जाती है। जगजूलनी आपको पता है, झूला होती है ना जगजूलनी एकादशी, उसमें जो हम देखने जाते हैं तो एक मंदिर सा होता है छोटा, उसमें भगवान को स्थापित किया हुआ तो होता है, और फिर उसे किसी तालाब में स्नान करवाकर वापस मंदिर में लाते हैं। उस तो वो जो होता है वो कब होता है? तो वो होता है जगजूलनी एकादशी को। जगजूलनी एकादशी को, यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ठाकुर जी को उसमें बिठाकर उन्हें स्नान के करवाने के लिए ले जाया जाता है, और स्नान करवाकर वापस मंदिर में लाया जाता है। किसके द्वारा? वो किस पर बिठा के ले जाते हैं? तो वो कहते हैं बेबाण। तो ये हमारा बेबाण का जो टॉपिक है, हम इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हमारी जो हस्तकला है, काष्ठ कला है, वो ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे धातु कला। तो दोस्तों, आज कुछ टेक्निकल वजह से हमारे जो आज लाइट है वो बार बार जा रही है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, उसके लिए अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कल। तब तक के लिए धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद।